पार्ट 1। द बिगिनिंग। पूरे दिन थक हार कर सोने का समय एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा टाइम होना चाहिए। मेरे लिए यह भयानक था। ज्यादातर बच्चे शिकायत करते हैं जब उनकी फेवरेट मूवी खत्म होने से पहले या वीडियो गेम कंप्लीट करने से पहले से उनको सुला दिया जाता है। लेकिन जब मैं बच्चा था तो रात का समय वास्तव में डरने वाली बात थी, और एक हद तक आज भी है। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं यह साबित तो नहीं कर सकता कि मेरे साथ जो हुआ वह सच था, लेकिन मैं कसम खाकर सकता हूं कि मैंने जो अनुभव किया वह सच्चा डर था। मेरे जीवन में ऐसे डर की तुलना कभी नहीं की जा सकी है। अब मुझसे जितना हो सके इसे आप सभी के साथ जोड़ूंगा। आप जैसा मानना चाहे मान लीजिए, लेकिन इस कहानी के साथ मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे ठीक से याद नहीं है कि यह कब शुरू हुआ था, लेकिन सोने के लिए मेरा डर मेरे अपने कमरे में चले जाने के टाइम शुरू हुआ था। मैं उस समय 8 साल का था और तब तक मैं अपने बड़े भाई के साथ कमरा शेयर करता था। सभी बड़े भाई बहनों की तरह मेरे भाई ने अपने लिए एक अलग कमरा मांगा और इसलिए मुझे घर के पीछे वाला कमरा दे दिया गया। यह एक छोटा, भीड़ा पर काफ़ी लंबा कमरा था। एक बेड और कुछ ड्रॉवर्स के लिए जगह थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। मैं शिकायत भी नहीं कर सकता था। उस उम्र में भी मुझे पता था कि हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था और मेरे पास दुखी होने का कोई रीज़न नहीं था। आखिर में मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता था। दिन में वह एक खुशहाल बचपन था। एक खिड़की हमारे पीछे वाले गार्डन की ओर देखती थी। इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन दिन के दौरान भी उस कमरे में आने वाली रोशनी अजीब सी लगती थी। क्योंकि मेरे भाई को एक नया बेड दिया गया था, मुझे बंक एयर बेड दिया गया था जिस पर हम पहले सोते थे। मुझे अकेले सोने में डर तो लगता था, पर मैं ऊपर वाले बेड पर सोने के लिए भी बहुत एक्साइटेड था। पहली रात से ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं ऊपर वाले बेड पर लेटा हुआ अपने एक्शन फिगर्स और हरे नीले कारपेट पर बिखरी कारों को घूर रहा था। मेरे दिमाग में एक्शन फिगर्स और कार्स में एलईडी हो रही थी, और तभी मेरी आंखें धीरे धीरे नीचे के बेड की ओर जाने लगी, जैसे कि मेरी आंख के कोने में कुछ घूम रहा हो, कुछ ऐसा जो खुद को दिखाना नहीं चाहता था। बेड खाली था, नीले रंग का कंबल बिछा हुआ था और 2 सफ़ेद तकिए रखे हुए थे। मैंने उस समय इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। मैं एक बच्चा था और मेरे कमरे के नीचे से आ रही टेलीविज़न की आवाज़ की वजह से मुझे डर नहीं लगा। मुझे नींद आ गई। जब आप गहरी नींद से जागते हैं और कुछ हिलता है, घूमता है, तो क्या चल रहा है समझने में कुछ समय लग सकता है। अब भी नींद जैसे आंखों में छरी रहती है। कुछ चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं था। पहले मुझे यकीन नहीं था कि वह क्या था। हर जगह अंधेरा था, बिल्कुल काला, लेकिन बाहर से हल्की सी लाइट की रोशनी आ रही थी। मेरे मन में 2 ख्याल आए। पहला कि मेरे मम्मी पापा बिस्तर पर थे, क्योंकि घर में बाकी हर जगह बिल्कुल अंधेरा था। दूसरा ख्याल शोर की ओर गया, एक शोर जिसने मुझे जगा दिया था। जैसे ही थोड़ी सी आंख खुली, वह शोर कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा। कभी कभी सबसे नॉर्मल आवाजें भी परेशान करने वाली हो सकती हैं। तेज हवा में पत्तों की सनसनाहट, किसी इंसान के कदम, या इस मामले में अंधेरे में बिस्तर की चादरों की सरसराहट। बस इतना ही था। अंधेरे में बिस्तर की चादरें सरसराहट कर रही थीं, जैसे कि कोई परेशान व्यक्ति नीचे सोने की कोशिश कर रहा हो। मैं वहां लेटा हुआ सोच रहा था कि यह शोर या तो मेरी कल्पना थी या शायद मेरी बिल्ली रात में बेड पर चढ़ गई होगी। तभी मैंने देखा कि मेरा दरवाज़ा सोते हुए समय की तरह ही बंद था। शायद मेरी मम्मी मुझे देखने यही हो और तभी बिल्ली मेरे कमरे में घुस आई हो। हाँ, यही रहा होगा। मैं दीवार की ओर करवट लेकर दोबारा सोने ले ली, आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में मेरे नीचे से सरसराहट की आवाज़ बंद हो गई। मैंने सोचा कि शायद मैंने अपनी बिल्ली को परेशान कर दिया होगा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि नीचे जो कुछ भी सोने की कोशिश कर रहा था वह न तो मेरी बिल्ली की तरह इस दुनिया का था और ना ही वह सिर्फ आराम से सोना चाहता था। मानो मेरे ऊपर होने से परेशान होकर वह हिंसक रूप से करवट बदलने लगा, जैसे कोई बच्चा बिरच गया हो। चादरों के मुड़ने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। डर ने मुझे जकड़ लिया। पहले की तरह बेचैनी नहीं, लेकिन असली डर और खौफ। भरे अंधेरे में मेरी आंखें घबरा गईं तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने एक चीख मारी। सभी की तरह मैंने मम्मी को बुलाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं घर के दूसरी तरफ कुछ हलचल सुन सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस लेनी शुरू की कि मेरे मम्मी पापा मुझे बचाने आ रहे हैं, पूरा बेड अचानक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कि भूकंप आ गया हो। नीचे चद्दरों की आवाज़ और तेज़ हो गई। मैं नीचे नहीं कूदना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि नीचे की चारपाई में जो कुछ भी है वह मुझे पकड़कर अंधेरे में खींच ले जाएगा। इसलिए मैं वहीं रुका रहा, कंबल को जोर से पकड़े हुए, इंतजार अनंत काल की तरह लगने लगा था। आखिरकार सौभाग्य से दरवाजा खुला और मैं डर में नहाया हुआ था, जबकि नीचे वाला बेड बिल्कुल खाली और शांत था। मैं अपनी मम्मी के पास जाकर रोया। डर के बाद राहत के आंसू आने लगे। फिर भी
पूरे डर और राहत के बावजूद मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मैं इतना क्यों डर गया था। मैं उसे नहीं समझा सकता था, लेकिन यह ऐसा था मानो उस बेड पर जो कुछ भी था वह वापस आ जाएगा। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा भी बात करूंगा, क्या वह सच था, मैं नहीं जानता, लेकिन तब मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे ही सब कुछ सुन रहा था। मेरी माँ सुबह तक वहीं रहने का वादा करके खाली बेड पर लेट गई। आखिरकार मेरी चिंता कम हो गई। थकान की वजह से फिर से नींद आ गई, लेकिन मैं बेचैन रहा। बिस्तर की सरसराहट की आवाज सुनकर रात में कई बार आंख खुल जाती थी। मुझे याद है कि अगले दिन मैं कहीं भी जाने को तैयार था, कहीं भी रहने को तैयार था, लेकिन उस कमरे से अलग। उस दिन सैटरडे था और मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। हालांकि हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं था। हमारे घर के पीछे की ओर एक लंबा गार्डन था। हम वहां अक्सर खेलते थे क्योंकि वहां का ज्यादातर हिस्सा ऊंचा था और हम झाड़ियों में छिप सकते थे। बड़े गूलर के पेड़ पर चढ़ सकते थे जो बाकी सब पेड़ों से ऊंचा था। यह सब जितना मजेदार था, कभी कभी मेरी नजर उस छोटी सी खिड़की पर जाती थी, सामान्य और मामूली, लेकिन मेरे लिए वो किसी बुरे सपने के दरवाजे से कम नहीं थी। बाहर मेरे दोस्तों के बीच हमारे हरे भरे गार्डन में रहते हुए भी मैं उस डर को नहीं भुला पा रहा था। उस कमरे में कुछ महसूस होना, मुझे खेलते देखना, उस रात का इंतजार करना जब मैं अकेला रहूंगा, और वो बेसब्री से नफरत से भर हुआ। यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे रात के लिए उस कमरे में वापस भेज दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कोई बहाना भी नहीं बनाया कि मैं वहां क्यों नहीं सो सकता। मैं चुपचाप उस कमरे में चला गया, कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले बेड पर लेट गया और फिर इंतजार करने लगा। अब जब मैं बड़ा हो गया, मैं हर किसी को अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ, लेकिन उस उम्र में मैं ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता था जिसका मेरे पास कोई सबूत ना हो। हालांकि अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक यही कारण था तो झूठ होगा। मुझे अब भी लगता था कि अगर मैं इसके बारे में कुछ भी बोलूंगा तो यह भड्डक हो जाएगी। इट्स फनी कि कुछ शब्द आपके दिमाग से छिपे रह सकते हैं, चाहे वे कितने भी आंखों के सामने हो। उस रात जब वहां अंधेरे में अकेला लेटा हुआ था, भयभीत था, हवा में हो रहे बदलाव को महसूस कर पा रहा था, तब एक शब्द मेरे आगे आया। जैसे ही मुझे नीचे वाले बेड से पहली चद्दरों की आवाज आई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, यह महसूस करते हुए हुई कि नीचे की चारपाई में एक बार फिर से कुछ था। वह शब्द, एक शब्द जिसे बाहर निकल दिया गया था, वापस मेरे दिमाग में आ गया। सभी हटकदियां तोड़कर, हाँफते हुए, चिल्लाते हुए, नक्काशी करते हुए और खुद को मेरे दिमाग में गाड़ते हुए, भूत। जैसे ही यह ख्याल मेरे मन में आया, मैंने देखा कि मेरे बेबुलाए मेहमान ने हिलना बंद कर दिया था। बिस्तर की चादरें शांत और सुप्त पड़ी थीं, लेकिन उनकी जगह किसी और अधिक भयानक चीज ने ले ली थी। नीचे जो कुछ भी था, उसने एक धीमी, तेज सांस ली। मैं सोच पा रहा था कि इसकी छाती हर घिनौनी और घरघराहट सांस के साथ उठती और गिरती। मैं कांप गया और आशा से परे आशा करने लगा कि यह बिना कुछ करे चला जाए। पिछली रात की तरह आज भी काफी अंधेरा था। नीचे से सांसों की आवाज के अलावा बिल्कुल सन्नाटा था। मैं वहां डरा हुआ लेटा हुआ था। मैं बस यही चाहता था कि यह चीज खत्म हो जाए, मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। यह क्या चाहता था? तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। वो हिला। वो पहले से अलग तरीके से हिला। जब उसने पहले खुद को हिलाना शुरू किया था तो बिल्कुल जंगली, पागलों की तरह वह हिल रहा था। हालांकि अब की बार किसी मोटिव से वो कुछ करने की कोशिश में था, क्योंकि वह चीज वो अंधेरे में लेती हुई थी, वह चीज जो एक बच्चे को डरना चाहती थी, शांति से और लापरवाही से उठ बैठी। उसकी थकी हुई सांसें तेज हो गई थीं, क्योंकि अब केवल एक गद्दा और कुछ कमजोर लकड़ियां ही मेरे शरीर को नीचे से आ रही सांसों से अलग कर रही थीं। मैं वहीं लेटा रहा। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। एक डर जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता मेरी रगों में बहने लगा। मुझे विश्वास नहीं था कि डर अब और बढ़ सकता है, लेकिन मैं गलत था। मैं सोचने लगा कि यह चीज कैसी दिखती होगी। वो बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसे मेरे जगह होने का कुछ भी सबूत मिल जाए। फिर कल्पना हकीकत में बदल गई। वह उन लकड़ी की पट्टियों को छूने लगा जिन पर मेरा गद्दा था। ऐसा लग रहा था कि वो लकड़ी पर उंगलियां फेर रहा हो। फिर उसने उन लकड़ियों पर अपने नाखून मारने शुरू करे। मुझे गद्दे के नीचे उसकी उंगलियां महसूस होने लगी। मैंने जोर से चीख मारी और पिछली रात की तरह उसने बेड को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। जैसे जब इसे बेड का फ्रेम आगे और पीछे हिलने लगा। दीवार से पेंट के छोटे छोटे टुकड़े मेरे कंबल पर गिर गए। एक बार फिर बाहर से रोशनी आई और वहां मेरी मम्मी खड़ी थी। मम्मी को देखते ही मैं शांत हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन मैं नहीं कह सका। कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने बस एक शब्द बार बार कहा, बुरा सपना। घटनाओं का यह सिलसिला हफ्तों नहीं शायद महीनों तक चलता रहा। रात दर रात मैं चादरों की सरसराहट की आवाज सुनकर जाग जाता। हर बार मैं इससे बचने के लिए चिल्लाता। चीख मारते ही बिस्तर जोर जोर से हिलने लग जाता।
फिर मेरी मम्मी के आने रुकता जाता, जो बाकी रात नीचे के बेड पर बिताती थी। बीच में कुछ बार मैं बीमारी का बहाना करके अपने मम्मी पापा के साथ सोने आ जाता, लेकिन अक्सर मैं हर रात के पहले कुछ घंटों के लिए अकेला रहता था। जगह, जिस कमरे में बाहर से रोशनी ठीक से नहीं आती थी, उस चीज़ के साथ अकेले। समय के साथ लगभग किसी भी चीज़ के लिए डर खत्म हो जाता है, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों ना हो। मैंने नोटिस करा कि किसी कारण से मेरी मम्मी के रहते यह चीज़ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे यकीन है कि मेरे पापा के लिए भी यही कहा जा सकता, लेकिन वह जितने प्यारे थे, उन्हें नींद से जगाना इम्पॉसिबल था। कुछ महीनों के बाद मुझे इस चीज़ की आदत सी हो गई। इसे कोई दोस्ती समझने की भूल मत करना, मुझे अब भी इससे डर लगता था। मैं अब भी इससे बहुत डरता था, क्योंकि मैं इसकी इच्छाओं और इसकी पर्सनैलिटी को लगभग समझ सकता था। नफरत से भरा हुआ, सिर्फ मेरे पीछे पीड़िए हुआ था। मेरा सबसे बड़े डर का एहसास सर्दियों में हुआ। दिन छोटे हो गए और लंबी रातों का मतलब था इस चीज़ के साथ और समय। ये मेरे परिवार के लिए कठिन समय था। मेरी दादी एक दयालु और प्यारी औरत थी। मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी माँ उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मनोभ्रंश एक क्रूर और ख़तरनाक बीमारी है जो इंसान से उसकी यादें तक छीन लेता है। जल्द ही उन्होंने हम में से किसी को भी पहचाना बंद कर दिया और उन्हें नर्सिंग होम ले जाना पीड़ीड़ा। इससे पहले कि उन्हें शिफ्ट किया जा सके, मेरी दादी की कुछ रातें काफ़ी कठिन रहीं और मेरी माँ ने फैसला किया कि वह उनके साथ रहेंगी। जितना मैं अपनी दादी से प्यार करता था और उनकी बीमारी पर दुखी था, मेरा पहला ख्याल उनके बारे में नहीं था। लेकिन मेरे रात के मेहमान को मेरी माँ के ना होने के बारे में पता चला तो वह क्या करेगा। मेरी मम्मी एक ऐसी चीज थी जो मुझे इस चीज के खौफ से बचा रही थी। मैं उस दिन भागकर स्कूल से घर पहुंचा और तुरंत निचले बेड से चादरें और गद्दे उतार दिए, सारी लकड़ियां हटा दी और एक पुरानी मेज, दराज का एक संदूक और कुछ कुर्सियां उस जगह रख दी। मैंने अपने पापा से कहा कि मैं अपना ऑफिस बना रहा हूं, लेकिन उस चीज के साथ एक और रात नहीं बिता सकता था। जैसे ही अंधेरा हुआ, मैं वहीं लेट गया, ये जानते कि मेरी मम्मी घर में नहीं है। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए। मेरा इकलौता ऑप्शन उनके गहनों के बक्से में से एक जीसस क्रॉस लेना था, जिसे मैंने वहां पहले देखा था। हालांकि मेरा परिवार भगवान पर कुछ खास विश्वास नहीं रखता था, उस उम्र में भी मैं ईश्वर पर विश्वास करता था और आशा करता था कि वो क्रॉस मेरी रक्षा करेगा। डरा हुआ और चिंता होते हुए भी अपने तकिए के नीचे क्रॉस को एक हाथ से कसकर पकड़े हुए आखिरकार नींद आ गई। और जैसे ही मैं सपने देखने लगा, मुझे आशा थी कि मैं सुबह बिना कुछ हुए जाऊंगा। लेकिन वो रात सबसे ज्यादा भयानक थी। मैं अचानक से जगा। कमरे में एक बार फिर अंधेरा था। जैसे जैसे मेरी आंखें खुली, मैं धीरे धीरे खिड़की, दरवाजे, दीवारें, शेल्फ पर कुछ खिलौने और आज भी मैं इसके बारे में सोचकर कांप उठता हूं, क्योंकि कोई शोर नहीं था, चादरों की कोई सरसराहट नहीं, बिल्कुल कोई हलचल नहीं। कमरा बेजान सा लगा, बेजान फिर भी खाली नहीं। रात में आने वाला वह मेहमान, शैतानी और नफरत से भरी चीज जिसने मुझे रात दर रात डराया था, नीचे के बेड पर नहीं थी, वो मेरे ही साथ मेरे बिस्तर पर थी। मैंने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन चिल्ला नहीं पाया। डर ने मेरी आवाज को जैसे गायब ही कर दिया था। मैं बिना हिले दुले पड़ा रहा। अगर मैं चिल्ला नहीं सकता था तो मैं यह नहीं बताना चाहता था कि मैं जाग रहा हूं। मैंने इसे अभी तक देखा नहीं था, मैं इसे सिर्फ महसूस कर रहा था। वो मेरे कंबल के नीचे था। मैं उसकी आउटलाइन देख सकता था और मैं उसको महसूस कर सकता था, लेकिन मैंने देखने की हिम्मत नहीं की। वो मेरे ऊपर आ रहा था, एक फीलिंग जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं कहता हूं कि घंटों बीत गए, तो मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा था। वहां अंधेरे में बिना हिले दुले पड़ा हुआ मैं हर तरह से डरा हुआ था। अगर ये गर्मी के महीनों में होता तो तब तक रोशनी हो चुकी होती, लेकिन सर्दियों में सूरज लेट उगता है और मुझे पता था कि सुबह होने में अभी कई घंटे हैं। एक सुबह जिसके लिए मैं तरस गया था। मैं स्वभाव से डरपोक था, लेकिन मैं टूटने की कगार पर पहुंच गया। एक ऐसा क्षण जहां मैं और इंतजार नहीं कर सकता था, जहां मैं और जिंदा नहीं रह सकता था। डर कभी कभी थका सकता है, कमजोर बना सकता है। मुझे इस बिस्तर से बाहर निकलना होगा। फिर मुझे याद आया, क्रॉस। मेरा हाथ अभी भी तकिए के नीचे था, लेकिन वो खाली था। मैंने उसे ढूंढने के लिए हाथ थोड़ा इधर उधर करा, लेकिन वो नहीं मिला। या तो मैंने उसे नीचे गिरा दिया था, या मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, वो मेरे हाथ से छीन लिया गया था। क्रूस के बिना अब कुछ उम्मीद नहीं थी। इतनी कम उम्र में भी आपको पता रहता है कि मौत किस चीज का नाम है और मौत कितनी डरावनी हो सकती है। मुझे पता था कि अगर मैं उस बिस्तर पर बिना कुछ करे रहा तो मर जाऊंगा। मुझे उस कमरे से निकलना था, लेकिन कैसे? क्या मैं नीचे कूदकर दरवाजे का पहुंचने की कोशिश करूं? पर अगर ये मुझसे तेज निकला तो? या क्या मुझे धीरे धीरे चारपाई से बाहर निकल जाना चाहिए, इस उम्मीद में कि उसे कुछ पता ना चले? मैंने नोटिस किया कि जब मैं क्रूज ढूंढने की कोशिश कर रहा था
तो उसमें कोई हलचल नहीं हुई। मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे। शायद ये सो रहा हो। जब से मैं उठा हूँ तब से इसने सांस तक नहीं ली है। शायद इसे लग रहा हो कि इसने मुझे पकड़ लिया है, अब वो कुछ समय आराम कर सकता है। आखिरकार मैं इसकी गिरफ्त में हूँ, या शायद ये मेरे साथ खेल रहा था। आखिरकार अनगिनत रातों से ये ऐसा ही कर रहा था, और अब जब मैं इसके नीचे था, मुझे बचाने के लिए मेरी मम्मी नहीं थी। शायद ये रुका हुआ था, आखिरी सेकंड तक अपनी जीत का स्वाद ले रहा था, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार का स्वाद छक रहा हो। मैंने मंद से मंद सांस ले रहा था, और हिम्मत दिखाते हुए मैंने अपने राइट हाथ से धीरे धीरे अपने ऊपर से कंबल हटाना शुरू कर दिया। उन कंबलों के नीचे मुझे जो दिखा उसने मेरा दिल लगभग रोक ही दिया। मैंने इसे नहीं देखा, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ ने कंबल को हिलाया, वह किसी चीज़ से टकरा गया। कुछ चिकना और ठंडा, कुछ ऐसा जो एक दुबले पतले हाथ जैसा लग रहा था। मैंने डर के मारे अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब उसे पता चल गया होगा कि मैं जाग रहा था। कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, ऐसा लगा जैसे वह मर गया है। कुछ देर बाद मैंने अपना हाथ फिर से कंबल की ओर नीचे दिया और एक पतला सा हाथ महसूस किया, लेकिन जब मेरा हाथ उसकी बाइसेप मसल तक पहुंचा तो वो हद से ज्यादा बड़ी थी। उसका हाथ मेरी छाती पर फैला हुआ था। हाथ मेरे बाएं कंधे पर था, जैसे कि उसने मुझे नींद में पकड़ लिया हो। अगर मुझे उससे बचना है तो मुझे इसे हटाना होगा। किसी वजह से इस चीज के कंधे पर फटे हुए कपड़ों की भावना ने मुझे रोक दिया। एक बार फिर से डर ने मुझे जकड़ लिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं उसके चेहरे नहीं छू सका, हालांकि मैं आज भी सोचता हूं कि वो कैसा होता। फिर वो दोबारा हिला। वो हिला, बहुत कम, लेकिन मेरे कंधे और मेरे शरीर पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। कोई आंसू नहीं आए, लेकिन कोई कसार भी नहीं रही। जैसे जैसे उसका हाथ धीरे धीरे मेरे चारों ओर लिपटे, मेरा दाहिना पैर दीवार से टकरा गया, जिसके साथ बिस्तर था। उस कमरे में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था, उनमें से यह सबसे अजीब था। मुझे एहसास हुआ कि यह चीज पूरी तरह से मेरे ऊपर नहीं थी। वो दीवार से किसी मकड्ढी की तरह चिपका हुआ था। अचानक उसकी पकड़ और टाइट हो गई। उसने मेरे कपड़ों को खींचा और अपने पंजों से जकड़ लिया, जैसे कि डर रहा हो कि मौका जल्द ही निकल जाएगा। मैंने बचना चाहा, लेकिन उसमें काफी ज्यादा ताकत थी। उसका सिर कंबल के नीचे से छटपटाता हुआ ऊपर उठा। अब मुझे एहसास हुआ कि यह मुझे कहां ले जा रहा था। दीवार में। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी। मैं रोया और चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। तब मुझे एहसास हुआ कि यह अचानक हमला करने के लिए इतना उत्सुक क्यों था। क्यों इस चीज को अब मेरे पास आना पड़ा। मेरी खिड़की के जो बाहर से खौफनाक लगती थी, मेरी इकलौती उम्मीद थी, सूरज की पहली किरणें। मैं समझ गया कि अगर मैं थोड़ी और देर रुक गया तो ये जल्द ही चला जाएगा। मुझे नहीं याद वो कैसा दिखता था, मुझे बस मेरे चेहरे पर उसकी ठंडी सांसें याद हैं। जैसे ही सूरज और ऊपर चढ़ा, पूरे कमरे में उजाला हो गया। मैं बेहोश हो गया, क्योंकि उसकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां मेरी गर्दन दबा रही थीं। मेरे पापा ने मुझे नाश्ते के लिए जगाया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात से बचा हूं। मैंने बेड को दीवार से दूर हटा दिया और उस फर्नीचर को भी हटा दिया जिसने उस चीज को रोकने में कुछ मदद नहीं की। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह मेरे ही बेड पर आ जाएगी। बिना कुछ हुए कुछ हफ्ते बीत गए। फिर एक ठंडी रात में मैं फर्नीचर की आवाज से जाग गया, जहां पहले बंक बेड हुआ करता था, जो तेज तेज हिल रहा था। एक क्षण में यह बीत गया। मैं वहां लेटा हुआ था और मैं दीवार के अंदर से आने वाली दूर की घरघराहट को सुन सकता हूं, जो कुछ देर में बंद भी हो गई। मैंने यह कहानी पहले कभी किसी को नहीं बताई। आज भी रात में चादरों की सरसराहट या सामान्य सर्दी के कारण घरघराहट की आवाज सुनकर मुझे पसीना आ जाता है और मैं कभी भी अपना बिस्तर दीवार से सटाकर नहीं सोता। आप चाहें तो इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं स्लीप पैरालिसिस, हेलुसिनेशन या ओवर एक्टिव इमेजिनेशन जैसी चीजों से खारिज नहीं कर सकता। लेकिन मैं कह सकता कि अगले साल मुझे एक बड़ा कमरा दिया गया था, घर के दूसरे हिस्से, और मेरे मम्मी पापा ने उस अजीब लंबे से कमरे को अपना बेडरूम बना लिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़े कमरे की जरूरत नहीं है, बस एक बिस्तर और कुछ चीजें ही तो है। वे 10 दिनों रुके। हम 11 तारीख को चले गए।